हेलो गाइस, इलस्ट्रेशन 8 पे हूँ। सॉरी, इलस्ट्रेशन 8। अब ये इलस्ट्रेशन के अंदर गाइस हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, जिसको शॉर्ट में IFR बोलते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक और नया रिजर्व का बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आप समझ ही लो कि हमेशा ऐसे ही होएगा कि जो प्रॉफिट आते हैं नेट प्रॉफिट्स, ये नेट प्रॉफिट्स आप रोक देते हो, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, आप रोक देते हो अलग अलग नाम से। तो जब जनरल रिजर्व रोकते थे तो उसका यूटिलिटी जनरल पर्पस के लिए होता है। अब ये जो आपने पैसा रोका है ये इन्वेस्टमेंट्स के नाम से रोका है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे भी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी? जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना होगा तब, वैसे ही जैसे हर रिजर्व बनते हैं तब जर्नल एंट्री होती है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर गिवन है इलस्ट्रेशन 8 में 18,000 और असेट साइड पे है इन्वेस्टमेंट 2 लाख एट कॉस्ट। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट 2 लाख एट कॉस्ट और ये फ्लक्चुएशन रिजर्व्स 18,000 का मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप समझो अच्छे से कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे होते हैं, आप इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि मान लो मैंने मेरे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, ऐसे ही मेरे पास आइडियल मनी था और मैंने वो कोई कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर लिया, 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए। तो मैंने 2 लाख दिए, शेयर्स आ गए, तो शेयर्स मेरे असेट है, क्योंकि उस पर मुझे फ्यूचर में या तो डिविडेंड या जो भी है रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। डिवेंचर्स हो तो इंटरेस्ट आते हैं, रिटर्न्स आता है। तो जो भी चीज आपको फ्यूचर में कमाई करके देती है वो आपके असेट होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या? आपका असेट। यहाँ पे लिखा क्या है बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट के वर्ड के आगे एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मतलब मैंने 2 लाख दे करके वो शेयर लिए या डिवेंचर्स लिए। कुछ समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि ये जो कंपनियों के शेयर्स और डिवेंचर होते हैं ना, इनकी मार्केट वैल्यू बदलते रहती है। बदलते रहना मतलब कि कभी उसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई, कभी उसकी मार्केट प्राइस घट गई। डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा रहेगा तो उसको शेयर्स वगैरह की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी कि अरे भाई वो शेयर्स पे डिविडेंड, प्रॉफिट्स पे से डिविडेंड अच्छा मिलता है क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छा अर्न कर रही है। तो एक काम कर, वो कंपनी के शेयर्स खरीदो तो ज्यादा डिमांड होती है तो ज्यादा प्राइसेस बढ़ने लग जाती है वो कंपनी के शेयर्स की, यानी अपने भी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो अपने पास वो शेयर है तो अपने पास भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़नी चली जाएगी। या तो अगर वो कंपनी के शेयर्स की डिमांड कम होगी तो अपने पास वो जो शेयर्स है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट है तो वो शेयर्स की भी वैल्यू कम होगी, यानी मार्केट प्राइस कम होती जाएगी। कोई डिमांड नहीं कर रहा है तो वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट्स या तो उसकी वैल्यू बढ़ती है या तो घटती है। कुछ समझ में आ रहा है गाइस यहाँ पर? ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करेंगे तो ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, इनकम आ जाएगी, ठीक है, हम असेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, हमारे लिए असेट। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाएगी मार्केट प्राइस, तब हम क्या करेंगे? वो जो घाटा हुआ ना, वो जो लॉस हम कॉम्पेंसेट करेंगे रिजर्व्स के सामने। यानी कि हम लोगों ने फ्यूचर में जो शॉक होने वाला है उसके लिए एब्जॉर्बर क्रिएट कर रखा है, यानी शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। मतलब फ्यूचर में झटका लगेगा लॉस का तो हम उसके लिए पहले से रेडी रिजर्व्स क्रिएट कर रखा है। वो रिजर्व का नाम क्या है गाइस? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फॉल हुई, उससे लॉस हुआ, तो P&L में नहीं डेबिट करेंगे। P&L में डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए अलग से रिजर्व बना रखा है, वो रिजर्व्स को कैंसिल कर देंगे ताकि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स है, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, उस पे ये एबनॉर्मल लॉस का हम झटका नहीं डालेंगे। उसके लिए रिजर्व्स पहले से क्रिएट कर रखे। सर ये रिजर्व्स क्यों बनाते हैं? देखो, कई दफा लॉजिक समझो, चीजों के ना लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है। अभी हाल फिलहाल में जब ये रिजर्व बनाया होगा तब बिजनेस को लग रहा है कि हमारे प्रॉफिट्स काफी अच्छे हैं, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए उसके लिए पहले से रेडी हो जाओ। अगर मान लो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा नहीं होते और मान लो ये शॉक तभी आता तो और भी लॉसेस में उतर जाते तो ओनर्स का तो बहुत घाटा हो जाता। तो क्या कर रहे हैं पता है? जब दिन अच्छे थे तब हम लोग संभल लिए, तब हमने रिजर्व बना लिए ताकि जब दिन बुरे आएंगे, ट्रेडिंग लॉसेस भी हो रहे और इन्वेस्टमेंट का भी लॉस हो गया तो लॉस तो और लॉस को बढ़ा देगा, तो ओनर्स की तो हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? या कम प्रॉफिट्स होंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे, तब ये लॉस चार्ज होने की वजह से वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो सकते हैं लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए।
तो ये सारी चीजों से बचने के लिए फर्म क्या करती है, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं उसके लिए पहले से ही रिजर्व बना करके रेडी रहती है, क्योंकि पता है मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए रिजर्व बना लो, बेटर रहेगा। जब अच्छे दिन है तब समझ जाओ। तो उस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। अब आओ, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तब ये जो रिजर्व्स हमने बनाए थे, अगर कुछ भी लॉसेस नहीं रहे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लॉसेस नहीं होना मतलब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू गिरी नहीं तो लॉस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, जो रिजर्व आपने बनाया था, अच्छा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को भी याद करो कि जब रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया और कोई वर्कर से क्लेम नहीं आया तो क्या किया, रिजर्व ओल्ड पार्टनर को बांट दिया हम लोगों ने ओल्ड रेशियो। वैसे इधर करने का टेंशन नहीं लेने का। देखो केस 1, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, उसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 2 लाख, तो वो लोग नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आया, तो कुछ भी इनकम या लॉस है नहीं, तो रिकॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है। तो ओल्ड फर्म के जो हमने रिजर्व्स बना रखे थे वो न्यू फर्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो ये जो रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको क्या करो, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कैंसिल करके पार्टनर को दे दिए थे ओल्ड रेशियो में, वैसे ही करने का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैंसिल किया, कुछ भी लॉसेस और इनकम नहीं है तो पूरा कैंसिल किया और पार्टनर को पेबल बता दिया इन देयर ओल्ड रेशियो 4:3:2। इतना ही सिंपल। बस जब आएगा ना फ्लक्चुएशन तब देखेंगे, इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। केस 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मैंने खरीदा था 2 लाख में और उसके आज मार्केट वैल्यू भी 2 लाख ही है, तो कुछ भी वैल्यू बढ़ी या घटी नहीं, मेरे असेट्स की वैल्यू कुछ भी बढ़ घट रही है नहीं, तो मुझे कुछ भी फायदा नुकसान हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो रिजर्व्स है उसको यू का यू बांट दो, यानी केस 1 और केस 2 की एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि कुछ लॉसेस नहीं थे, इनकम नहीं थे, तो रिजर्व जितना था पूरा बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है गाइस, ऐसे ही जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अच्छे से देख लेना तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से आ जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो। अब व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब केस 3 अच्छे से समझना, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, मतलब मैंने जब खरीदे शेयर्स 2 लाख रुपए देकर के खरीदे थे, अब उसकी मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में भी बोला था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कि हम लोग क्या करते हैं कि सारे असेट्स और लायबिलिटी को इस डेट पे रीवैल्यू करते, रीचेक करते हैं कि क्या हमारे जो असेट्स हम इस बुक्स में बता रहे ओल्ड बुक्स में वो उतने ही हैं जो हमें न्यू बुक्स में बताने चाहिए, उसकी क्या मार्केट वैल्यू एक्चुअल में उतनी है। तो हम जब इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूएशन करने गए हमारे असेट का, तब पता चला नहीं भाई, भले हम असेट को बुक में 2 लाख में बता रहे थे ओल्ड बुक्स में, लेकिन उसकी आज मार्केट वैल्यू 191 है। तो बताओ क्या सही अकाउंटिंग रहेगी, न्यू बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए गाइस, आप मुझे लॉजिकली बताओ कि 191 से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। सर 191 से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, यानी असेट की वैल्यू आप भी जानते हो कि हमें 9,000 से माइनस करनी चाहिए। तो आओ जरा असेट्स के बारे में देखते हैं। 11th का रिकैप करो, असेट की वैल्यू जब जब बढ़ानी होती है तब तब डेबिट करना होता है, असेट की वैल्यू जब जब घटानी होती है तब तब क्रेडिट करना होता है। बिल्कुल सर, क्या बात करो, ये तो हमें आता है। तो आओ इधर देखो, लॉस हुआ ना, कितने का हुआ, 9,000 का लॉस। मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करना, असेट की वैल्यू गिरना इटसेल्फ अपने लिए लॉस। मेरा कोई असेट है, अरे डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, आप असेट्स की वैल्यू में रिडक्शन लाते हो कि नहीं लाते हो। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन हो गया 9,000 का, तो मशीनरी कितने की हो गई, 91,000 की हुई कि नहीं, तो 9,000 क्या है लॉस, इट्स अ टाइप ऑफ वेरिएंट है। समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीके के शेयर सिक्योरिटीज, इसमें डायरेक्टली मार्केट वैल्यू से देखा जाता है कि मार्केट वैल्यू क्या है, अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट असेट था, असेट को क्या किया सर ने, क्रेडिट कर दिया। देखो असेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है, कितने से डिक्रीज करनी है, 9,000 से, क्योंकि उसको कहां ले जाना है, 2 लाख की तो वैल्यू थी, 191 पे ले जाना है, तो 9,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया, तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। तो लॉस ना बुक करते हुए डायरेक्टली हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से वो 9,000 माइनस कर देंगे। पिकी बैंक याद करो, तो पिकी बैंक में से माइनस कर दिया, और पिकी बैंक पे कितने बचे, 9,000, इसको दे देंगे ए, बी और सी को, एक्सक्यूज मी, ए, बी और सी को पेएबल बता देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो 4:3:2, 4,000, 3,000, 2,000। क्लियर हो रहा है। एक और बार शांति से सुन लो। रिजर्व्स थे 18,000, किस लिए बनाए थे, ताकि जब झटके आएंगे तब उसके लिए एब्जॉर्बर रेडी हो, शॉक एब्जॉर्बर।
शॉक कितने का है 9 का, माइनस करो रिजर्व में से, तो रिजर्व ऑलरेडी डेबिट कर दिया, 9000 से डेबिट किया और इन्वेस्टमेंट को 9000 से क्रेडिट किया। 2 जर्नल एंट्री बना देता तो ज्यादा बेटर होता, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9000 टू इन्वेस्टमेंट 9000, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9000 टू ए टू बी टू सी 432। अब समझ में आ रहा है? 2 अलग एंट्री करो या एक सिंगल जर्नल एंट्री में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं बात, लेकिन आप समझ लो। ठीक, केस 4 पे आओ। वेल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटना तो छोड़ो, बढ़ गई, तो जब इंक्रीज हुई हमें क्या करना पड़ेगा? असेट को डेबिट करना पड़ेगा। देखो सर, इन्वेस्टमेंट को आपने डेबिट कर लिया, कितने से? 18,000 से। क्यों? क्योंकि ओल्ड बुक्स में 2 लाख पे था, न्यू बुक्स में 2,18,000 से बुक करना पड़ेगा, तो 2,18,000 से बुक करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट को और डेबिट करना पड़ेगा 18 से। ऑलरेडी 2 लाख से डेबिट में है, 18 से और डेबिट करोगे तो कितना टोटल डेबिट हो गया? 2,18,000 का हो गया। अब ये जब डेबिट किया तो क्रेडिट हो गई इनकम बुक करनी पड़ेगी ना। असेट्स वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, असेट की वैल्यू घटना यानी लॉस होना, असेट की वैल्यू बढ़ना यानी इनकम होना। इनकम होगा तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? क्या बोला था सर ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग में? वो वीडियो देख लेना, उधर क्या बोला था, उधर क्या समझाया था कि जो भी असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने पे इनकम और लॉसेस जो भी होंगे, प्रॉफिट्स या गेन, प्रॉफिट्स या लॉसेस, वो सब कहाँ डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हम कोई ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे कोई बिजनेस के ट्रेडिंग से होने वाला प्रॉफिट्स नहीं देख रहे, हम यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन पे देख रहे हैं कि असेट्स क्या एक्चुअल वैल्यू में जानी चाहिए, लायबिलिटी क्या एक्चुअल वैल्यू में जानी चाहिए, क्या अगर कुछ फायदा नुकसान हो रहा है तो उसका क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पुरानी बुक्स बंद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पुरानी बुक्स में उसका सेटलमेंट होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम? पुरानी बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके इनकम बुक करेंगे, फिर ये इनकम को बांट देंगे। अच्छा सर, ये 18,000 की इनकम और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी तो 18,000 बचा है, वो कहाँ यूज किया? तो ये इधर से आया 18,000 की असेट की वैल्यू बढ़ाने की इनकम, और एक रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास 18,000 का बचा है, तो ये 18,000 भी कैंसिल करेंगे रिजर्व का, इनकम भी कैंसिल करेंगे, टोटल पार्टनर को 36,000 पेएबल बता देंगे इन 4:3:2। 36,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा केस 4। अब केस 5 लास्ट, अच्छे से देख। When market value of investment is 1,73,000, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, 2 लाख का कॉस्ट है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें न्यू बुक्स में बतानी 173, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज करनी है, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 27,000 से। आओ देखो, 27,000 से सर इन्वेस्टमेंट को आपने क्रेडिट किया, ये समझा, क्योंकि असेट की वैल्यू गिरानी है तो क्रेडिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट किया, कितने से? ओल्ड बुक में ही, यानी ओल्ड बुक में ही अब अपना इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2 लाख से 173 हो गया, यानी न्यू बुक्स में आपको कितने अकाउंटिंग एंट्री से जाएगा? 173 से कैरी फॉरवर्ड होता है। समझ में? हाँ सर, इसलिए हम लोग ने ओल्ड बुक्स में इसको क्रेडिट कर मारा, इन्वेस्टमेंट को, असेट को कैंसिल कर दिया 27 से। ठीक है। अब शॉक के लिए एब्जॉर्बर कितने का रेडी था? रिजर्व कितने का बन रखा था? 18,000, यानी पीके बैंक में तो 18,000 ही थे, शॉक आ गया 27 का, तो 9,000 का और लॉस। तो 9,000 का लॉस क्या करेंगे? जैसे इनकम हुई तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। और ये 9,000 का लॉस हम कहां पे किसको चार्ज करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि क्या हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा देनी है, तो लॉस आ गया, लॉस किसको बोन करना पड़ेगा? पार्टनर्स को। जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट यानी पेएबल बताते हैं, जब लॉस होता है पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस माइनस कर देते हैं, क्योंकि लॉसेस के लिए आप पैसा कहां से मांगोगे? ओनर्स से मांगोगे। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग अच्छे से समझ लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।